हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके वार्षिक परीक्षा की समाप्ति भी अच्छे से हुई होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें वार्षिक परीक्षा के पेपर सॉल्व करवाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आपके गणित और विज्ञान विषय के पेपर को सॉल्व करवा दिया है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर सॉल्यूशन की। तो यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके आप विज्ञान और गणित विषय के पेपर सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है सन 2000 से। कब से शुरुआत हुई है? सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की जागृति, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। दूसरा है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया? तो ब्रिटेन के अंदर। चौथा है, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो कहां पर किया था? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कौन से राज्य में है? तो ये आपका आता है झारखंड के अंदर। कहां पर आता है? झारखंड के अंदर आता है। जमशेदपुर कहां पर आता है? झारखंड में। इसकी दिनांक क्या थी? इसकी दिनांक थी 26 अगस्त 1907। कितनी दिनांक थी? 26 अगस्त 1907। पांचवा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? कौन से देश में? तो चाइना में। छठा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार जो खेती की जाती है वो हमेशा पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। आगे बात करें सातवां, कि जो काली मृदा है वो कौन सी फसल उस पर मुख्यतः उगाई जाती है? तो काली मृदा पर मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती है वो होती है आपकी कपास। कौन सी होती है? कपास। आठवां, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1972 में। नब्बा, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलियों वाली फसल कौन सी है? दाल है। दसवां है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। फिर 11वां, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। 12वां, चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। कौन से किसानों का? तो नील उगाने वाले किसानों का। 13वां, प्रथम महायुद्ध यानी जो विश्व युद्ध है वो मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था? तो यूरोप महाद्वीप में। फिर मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक व्यक्ति था। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। फिर तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। 17वां, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। तो पहली खाली जगह में आएगा नील, दूसरी में यूरोप, तीसरी में जर्मनी, चौथी खाली जगह में 3/4, पांचवी में सेवा क्षेत्रक और छठी खाली जगह में जनता आएगा। 18वां, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है? तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर आप? कि भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू है। कौन सी शासन व्यवस्था? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। आगे 19वां, भारत में जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है? तो लिखेंगे प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। फिर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 20वां प्रश्न है। तो भारत का जो एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। 21वां है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। फिर 22, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अंदर मुख्यतः वनों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आप अगर नाम लिखना चाहे तो आरक्षित वन, आरक्षित, फिर सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। फिर 23वां, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लंदन।
फिर 24, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर लगी थी? तो भारत की जो पहली सूती कपड़ा मिल लगी थी वो लगी थी बंबई में। कब लगी थी? 1854 में। कब लगी थी? 1854 में। फिर 25वां, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो पंजाब केसरी का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था लाला जगत नारायण के द्वारा। लाला जगत नारायण के द्वारा। लाला जगत नारायण के द्वारा इस पत्रिका का संपादन किया गया था। 26 है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आगे देखो, अब यहां से आपके 27 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो इनके उत्तर थोड़े बड़े हैं तो मैंने अलग से लिख रखे हैं। चलिए मैं आपको वहां पर लेके चलता हूं। देखें, प्रश्न संख्या 27, जिला मार्ग क्या है? तो जो सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। अब जिले के अंदर क्या होती है? जिले के अंदर तहसीलें होती है, तो जो विभिन्न तहसीलों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है उन सड़कों को क्या कहते हैं? जिला सड़कें कहते हैं, जिला मार्ग कहते हैं। और इन सड़कों की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो जिला परिषद की होती है। किसकी होती है? जिला परिषद की होती है। 28वां है आपका प्रश्न कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? तो गांधी जी के शब्दों में अगर मैं सत्याग्रह की बात करूं तो सत्याग्रह कोई शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं करता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या करना? सत्य के लिए किसी से आग्रह करना। 29 है, जॉबर कौन थे? तो 19वीं सदी के अंदर उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए पुराने और विश्वास पात्र वाले कर्मचारी रखते थे, जिसे क्या कहते थे? जिसे जॉबर कहते थे। ठीक है, 19वीं सदी में जो उद्योगपति है वो नई मजदूरों की भर्ती करने के लिए अपने पुराने और विश्वास वाले कर्मचारियों को रखते थे, उसे क्या कहते थे? जॉबर कहते थे। 30वां है, कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी लेखन या पत्राचार का एक कलात्मक और स्टाइलाइजिंग रूप है जिसमें अलग अलग डिजाइन के अंदर लेखन या पत्र को लिखा जाता है। और कैलीग्राफी का अभ्यास करने वाले को कैलीग्राफर कहा जाता है। कैलीग्राफर क्या करता है? आमतौर पर अक्षरों को लिखने के लिए नुकीली नीब, चौड़ी धार वाली नीब या बर्स जैसे विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करता है, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। 31 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो देखो, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था उसको 1878 में पारित किया गया। इस कानून ने सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अद्भुत शक्ति प्रदान की। ठीक है, राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर या छापने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी ही संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को क्या कर दिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। यानी कुल मिला के भारतीय व्यक्तियों के द्वारा जो समाचार पत्र पत्रिकाएं संपादित की जाती थी उनमें आप किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं लिख सकते थे। यदि आपने लिख दिया तो आपको चेतावनी दी जाती थी। यदि चेतावनी के बावजूद भी आप में सुधार नहीं हुआ तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया जाता था और आपके सारे उपकरणों को छीन लिया जाता था। यह था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आगे 32, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो जैव समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बनने वाले स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी जैव और अजैव घटकों के मिलने से निर्मित जो तंत्र है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। जैव और अजैव घटकों के मिलने से निर्मित होने वाले तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आगे बात करें 33, लोह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं? देखो, वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोह खनिज कहते हैं, जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। और जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? अलोह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि। इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 की, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय मृदा को मुख्यतः 6 भागों के अंदर बांटा गया है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, काली अथवा रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। ये 6 मुख्य भाग भारतीय मृदा के माने गए हैं। आगे बात करें 35वां प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है
कि उस राज्य में विभिन्न धर्मों अथवा मत मतांतरों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन राज्य का अपना न तो कोई विशेष धर्म होगा और न ही वह किसी धार्मिक कार्यों के अंदर भाग ले सकेगा, और किसी भी धर्म में रुकावट भी वो उत्पन्न नहीं करेगा। इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से नहीं की जा सकती है। यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी लोगों को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की पूरी तरह आजादी है। 36 है, वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, कार जैसे जो छोटे वाहन है उनको एक निर्धारित गति में चलाना चाहिए, सदा अपनी लाइन के अंदर चलना चाहिए और बिना किसी वजह से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लेन बदलते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए, लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए या शराब वगैरह पीकर वाहन नहीं चलाने चाहिए। आगे बात करूं 37, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको लिखना है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता संबंधी क्या है अभियान है, जिसकी शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 38, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर क्या है। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं खुली बेरोजगारी की। तो वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है, वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता, अर्थात श्रमिक काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, और यह बेरोजगारी भारत के ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। फिर बात करें प्रचंड अथवा गुप्त बेरोजगारी, तो वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगा हुआ तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता था। तो ऐसे में जो 3 अतिरिक्त व्यक्ति है जो काम में लगे हुए तो दिख रहे हैं पर वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, और ये ज्यादातर कृषि कार्यों के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात करें लैंगिक विभाजन का, आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो लैंगिक विभाजन का आशय पुरुषों और महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। कुछ कार्य, विशेषकर घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, सिलाई करना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये केवल कार्य महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि पुरुष कुछ विशेष प्रकार के कार्य ही करते हैं। तो कार्य के आधार पर जो भेद किया जाता है वो क्या है, लैंगिक विभाजन है। आगे 40, कर्तन दहन प्रणाली या कर्तन दहन कृषि क्या है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। ऐसा करने के लिए जमीन के किसी टुकड़े की जो वनस्पति है उसको पहले काटा जाता है, फिर उसे जलाया दिया जाता है, फिर वनस्पति के जलाने से जो राख बनती है उससे मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और फिर वहां पर उस एरिया पर क्या उगाई जाती है, आपकी फसल उगाई जाती है। ये विशेषकर जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होते हैं वहां पर यह खेती की जाती है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है सड़क परिवहन की आपको उपयोगिता स्पष्ट करनी है। तो देखो, वर्तमान में सड़क परिवहन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है, सड़क बनाने की लागत कम आती है, सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से हो जाता है, छोटी दूरी के सड़क मार्ग बनाने से कम खर्चा आता है और सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाओं को पहुंचाना भी आसानी से संभव हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है 5 नंबर का। तो जर्मनी का एकीकरण जिन जिन सोपानों से हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, देखो 18वीं सदी में या 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों जैसे पर्सिया, बेवेरिया, सैक्सनी आदि के अंदर क्या हुआ था, बटा हुआ था, या आदि से बनता था। इसलिए इसका आर्थिक विकास क्या था, बहुत ज्यादा धीमा था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न भागों के या विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग करना शुरू कर दी। 1815 में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ बनाने की या स्थापना करने की कोशिश की गई। 1848 में इनमें से बहुत से राज्यों में विद्रोह हुए। लोगों ने वहां के शासकों को संवैधानिक सुधार करने और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवश कर दिया। इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। इसलिए इसके साथ दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और साथ ही साथ अज्ञातवास भी करना पड़ा। अंततः एक बहुत लंबी प्रक्रिया के कारण
क्या हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हुआ। और इसका उत्तर आप अपनी बुक से भी अगर बड़ा लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपकी बुक के अंदर आप सबने देखा होगा जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। आगे बात करें प्रश्न इसका अथवा वाला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करने में सक्षम है और जिसे काम की जरूरत है उसे सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से दिया जाएगा। यदि किसी बेरोजगार को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होगा। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो भविष्य में भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के अंदर सहयोगी होंगे। ठीक, आगे बात करें 43 नंबर, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना करो। देखो, सांप्रदायिकता है वो राजनीति में अलग अलग रूप धारण कर सकती है। पहला है दैनिक जीवन के अंदर सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सब शामिल हैं। फिर दूसरा, समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन। तो जो सांप्रदायिक सोच है वो अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। आपने देखा होगा जिस एरिया में जिस जाति संप्रदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो चुनाव के अंदर विजेता आदमी होता है वो उन्हीं समुदाय का होता है। फिर सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलाबंदी या गोलबंदी। तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का क्या है, सांप्रदायिकता का ही दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाना एक सामान्य बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं अथवा हितों की बात उठाने जैसे तरीके भी सामान्यतः अपनाए जाते हैं। इस तरह सांप्रदायिकता राजनीतिक रूप से अनेक अनेक रूप धारण कर सकती है। ठीक, आगे आपका इसी का अथवा वाला प्रश्न है 43 का, जिसमें मैं मानचित्र में कुछ स्थानों को बताना है। देखो, अमृतसर कौन से राज्य में है, पंजाब में। सांगानेर हवाई अड्डा कौन से राज्य में है, राजस्थान के अंदर, और कहाँ पर है ये, जयपुर में। फिर कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है, झारखंड में। और मार्मगांव जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है, गोवा में। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम बाकी विषयों के पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।